करनी चाहिए। और इसी के साथ से मैं सीधे सीधे आगे बढ़ना चाहूंगा क्योंकि टाइम काफी हो चुका है। मोहम्मद अली दुमरिया आप आए और कुछ शब्द के हैं अपने पार्टी के बारे में बताएं लोगों को। अस्सलाम वालेकुम। हजरात, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में असेंबली इलेक्शन करीब है और हम सबकी हर दिल अजीज पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी बिहार में इलेक्शन लड़ने को लेकर मंजरनामा साफ कर दिया है। हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को वोट दिलवाया जाए और उनको कामयाबी दिलाकर मजबूत किया जाए। सियासत को गंदा कर दिया और हर तरह से मुसलमानों को परेशान करने की साजिश की जा रही है। यूं तो मुसलमानों के खिलाफ 100 साजिशों का दौर कोई नया नहीं है, बल्कि आजादी के बाद से ही सेकुलर पार्टियां हो या कम्युनल पार्टियां सभी ने मुसलमानों को परेशान किया है और उनको हर तरह से पीछे रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज भी अपनी पासमानदगी को देखकर मुसलमान होश में नहीं आ रहे हैं और आज भी उन्हीं को वोट दे रहे हैं जिन्होंने एक अरसे तक आपको परेशान किया। नौजवान मुसलमानों को जेलों के अंदर डाला, मस्जिदों को शहीद करवाया और मुसलमान वक्त फसाद करवाकर पूरे मुल्क के अंदर मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल कायम किया। आज हम देखते हैं कि कोई पार्टी मुसलमानों के हक में आवाज भी बुलंद नहीं कर सकती, तो वह हमारा साथ क्या देगी और हमारे लिए कोई अच्छा काम क्या करेगी। इसलिए आज ऑल इंडिया मुस्लिम जो पार्टी के लिए खुलेआम संसद से लेकर मैदानों तक मुसलमानों के लिए आवाज बुलंद करती है और उनको इंसाफ दिलाने के लिए सबसे आगे खड़ी दिखाई देती है। और ऑल इंडिया मुस्लिम जो मिल्लत के लिए मुफीद है और जहाँ जहाँ भी उनके विधायक और सांसद मौजूद है वह हर एतबार से अपनी कौम के लिए बल्कि हर मजहब के मानने वालों के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं। मेरे भाइयों, अगर आज हमने अपने मकाम को सियासत में नहीं पा जाना और अपने सियासी एतबार से अपनी क़यादत को मजबूत नहीं किया तो फिर याद रखिएगा कि जिस तरीके से हम माजी में परेशानी हाल होते रहे उसी तरीके से हम मुस्तकबिल में भी परेशान होते रहेंगे और दूसरों से रहमो करम की भीख मांगने पर मजबूर होंगे और कोई हमारे तरफ तवज्जो भी नहीं दे रहा होगा। ज्यादा लोगों को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जोड़े और एक मुस्लिम वोटर की कम्युनिटी बनाए। अपने वोट को ना बांट कर जहाँ भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उम्मीदवार खड़े हो हम उनको वोट दें और वोट और अपने उम्मीदवार को कामयाब करके सरजमीन बिहार के अंदर अपनी क़यादत को मजबूत करें ताकि हमें किसी भी मामले के अंदर दूसरों से रहमो करम की आवाज नहीं पड़े। आज आप देखिए कि पूरे मुल्क के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही ऐसी पार्टी है जो मुसलमानों के लिए एक उम्मीद बनकर आई है। इस मौके को आप सरकारें नहीं देना चाहिए और पूरी कोशिश करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को कामयाबी दिलानी चाहिए। इसलिए आए हम सब एक साथ काम करेंगे, एक सीट और फिर मजलिस को भी देंगे और मजलिस को कामयाब करेंगे। मैं एक बात बहुत जरूरी मैं समझता हूँ बता देना आप लोगों को। कुछ दिन पहले मैंने एक व्हाट्सएप के जरिए से वीडियो देखी थी जिसमें आज तक के प्रवक्ता पूछ रहे थे हमारे शेख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से कि दलितों ने अपना एक नेता चुना, यादवों ने अपना मन तैयार किया, जितने भी कम्युनिटी है सबने अपना अपना नेता चुना, अपनी कम्युनिटी संगठन बनाई और आपने और आपके मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सब ऐसा संगठन क्यों नहीं बनाया। अब तक उनका नेता आपके बारे में अगर पूछा जाए कि आपका नेता कौन है कौन लीडर है तो आप बता पाएंगे? आपका नेता कौन है? नहीं बता पाएंगे। तो वैसे साहब ने बिल्कुल साधारण सा जवाब दिया कि हमने सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद साहब को माना, वहां से नीचे आते आते जितने भी हमारे मनमोहन सिंह जी थे, इंदिरा गांधी, आते आते हमने यहाँ राहुल गांधी तक को छेड़ लिया। उन सबने हमें क्या किया? हमारा इस्तेमाल में हमारा यूज किया। हमारे हक के लिए आज तक कोई नहीं लड़ी। इसलिए आज हमने यही ठाना है कि अगर कोई आगे नहीं बढ़े हम खुद आगे बढ़ के अपने हक को लेंगे कि नहीं लेंगे। इसलिए आज हमने AIMIM पार्टी की ओर से सदस्यता अभियान की है और हमारी पार्टी बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र 27 से लड़ने जा रही है और आप सभी का इसमें समर्थन चाहिए, सहयोग चाहिए, तब जाकर के हमें कामयाबी मिली होगी और हमारा हक हमें दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखते हुए क्योंकि लुटेरे की कमी नहीं है जो हमारा इस्तेमाल
अस्सलाम वालेकुम। हमारे बीच उपस्थित हमारे बड़े भाई जुनैद साहब और हमारे सुचिंता बड़े भाई शान और भी दीगर लोग हैं जिनको मैं नहीं जानता हूँ। मैं सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल लीडर नहीं हूँ। मेरी जो उम्र है और आज तक मैंने जो सुना है बड़ों से और हमारे यहाँ क्रिश्चियन लोगों का आना जाना रहता है, उससे हमने जो सीखा है, आज बिहार में इलेक्शन होने वाला है और इससे पहले भी कई इलेक्शन हुआ और हम लोगों ने बिगड़ पार्टियों को चुना, बीजेपी को रोकना है, कभी गठबंधन, कभी इधर, कभी गठबंधन, हम लोग चलते रहे और हमारे पास कोई ऐसा मजबूत विकल्प भी नहीं रहा कि हम किसी को एक्सेप्ट करें या चुने। और आज हमारे बीच हमें एक विकल्प मिला है, एक मजबूत विकल्प मिला है, हम चुन सकते हैं उस रास्ते को और हमें हिस्सेदारी मिलेगी, हम अपना एक रहनुमा चुन सकते हैं। उससे पहले बिहार में मेरा कोई रहनुमा बाजपट्टी में है अभी। इससे पहले भी कई प्रोग्राम हुआ, 2015 से हम पार्टी से जुड़े हैं, पर अभी कुछ दिन से AIM का सदस्यता अभियान चल रहा है बाजपट्टी में, बढ़िया गाँव। हमारे गार्जियन से बड़े भाई, हमारे जो गार्जियन लोग जुड़े हैं और जैसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। हम भी आदि भाई को पहले हमने यही बोला था, जो बात हुई थी कि जो हमारे गार्जियन के लोग हैं उनसे आप लीजिए। और मैं अपने नौजवानों से खास तौर पर यह कहना चाहता हूँ, ये पॉलिटिकल पार्टी है, कोई आपकी पर्सनल संगठन नहीं है। जिस हिसाब से लोग करते हैं उस हिसाब से पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित सभी लोगों को लाने की जरूरत है। इसको इस हिसाब से आप काम कीजिए, ये पॉलिटिकल पार्टी है, आपका कोई पर्सनल संगठन नहीं है। वैसे गलत मैसेज जाता है लोगों के बीच, कट्टरता का मैसेज जाता है, लोग आपसे कटेंगे। आप इस हिसाब से व्यवहार कीजिए लोगों के साथ, ऐसा मैसेज दीजिए कि लोग आपसे जुड़े और आपसे लोग मोहब्बत करें, आपको लोग जगह दे समाज में। और इस तरीके से आप व्यवहार कीजिए तो लोग समझेंगे, जैसे RSS से कट्टर संघर्ष है वैसे समझे आपको, नहीं ये पॉलिटिकल पार्टी है। आज तक इतना पार्टी बहुत पुरानी है और इतना नीचे दबे रह गई इसी वजह से, और आप जो इसको नया रूप में दे रहे हैं बहुत अच्छा। और सीतामढ़ी में हमारे बड़े भाई जब से जुड़े हैं जुनैद साहब, लग रहा है कि पार्टी में चार चांद लग गए, हमने देखा है। और आप कितना भी कुछ कर लीजिए, हम कुछ भी कर ले, और हमारे गार्जियन जो है वो जो करेंगे ये बिहार की राजनीति करेंगे। पुराने लोग के गाइडलाइन पे ही हमारी राजनीति चलती है, उनकी करेंगी राजनीति, इसलिए वो उनसे हम गाइडलाइन ले अच्छा, और वो हमें जो दिशा बता दे और इलाका में एक ऐसी टीम बना दे, सब लोगों से मिले जैसे हो, उनसे हम मिलेंगे कि भाई आज तक तो हम सबके पीछे रहे, आप आइए, उनको ही जगह दे, उनको ही आगे ले जाए। और हम काम करने वाले लोग तहरीर काम कर रहे हैं, हमको किसी जगह हम काम करेंगे, खुद ब खुद पार्टी में हमको जगह मिलेगी। और देखते हैं आजकल देख रहे हैं नौजवानों को सोशल मीडिया पर अवध टिप्पणी हम देख रहे हैं, कार्यकर्ता को भी देख रहे हैं, कोई कार्यकर्ता है या मोहब्बत है दिल में पार्टी की, सोशल मीडिया पर आप किसी के खिलाफ अवध टिप्पणी करते हैं, ये बंद कीजिए। आप जमीनी स्तर पे काम कीजिए, वो आपको फायदा होगा। और सोशल मीडिया पर शोर शराबा हल्ला करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। आइए पार्टी, और जब से पार्टी के आला कमान की तरफ से जिनको भी टिकट मिले, हम उम्मीद करते हैं अच्छे लोगों को टिकट मिले जो समाज के बीच रहे, न कि कोई बम्बैया शेर को टिकट मिल जाए जिसको हम जानते भी ना हो, वो आए हमारी और सवाल कीजिए। तो लोग आता है आपके बीच, सवाल कीजिए। नहीं पॉलिटिकल लोग है, आप लोग कारखाना चला रहे हैं, यहाँ चले, आपको क्यों वोट दे, आपको क्यों सपोर्ट करे, क्यों वोट दे? ऐसा लोगों को हमको जरूरत है जो लोग शुरू से हमारे बीच है, या समाज के लिए काम कर रहे हैं, कहीं लगे हुए हैं, उसको हम जगह देंगे। जो अपना 10 साल यहाँ टाइम बिता है, 20 साल टाइम बिता है, आप समझता है तो जगह दे दे। ऐसा नहीं, पार्टी कोई भी, इससे क्या मतलब है? कैंडिडेट भी निर्भर करता है, कैंडिडेट पर भी निर्भर करता है। इसीलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छे लोगों को हमारे भाजपा से मिले, इंशाअल्लाह सब लोग मिलकर एक तहरीक चलाएंगे, लोगों से मिलेंगे। और जनप्रतिनिधि लोग भी है भाजपा में या अदर भी है जो अच्छे विचार के लोग, उन लोगों से मिलेंगे, सब लोग एक टीम बनाकर और लोगों को कहेंगे, अपना विचार बता देंगे, लोग आएंगे हमारे साथ। तो मैं उन बातों से अपने बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक कि आपके राजनीतिक
जीवन का एक्सपीरियंस रहा, जैसा लोगों के बीच में किस तरह की बात करनी चाहिए, जिससे हमारी पार्टी में लोग जुड़े हो। हमारी पार्टी पूरे हिंदुस्तान की पार्टी है, सभी धर्मों की पार्टी है, सभी की पार्टी है हमारी, और इंडिया वाले से चारों मुस्लिम में जुड़े। और इस तरह से हमें काम करना है। ये जो इनका कहना ये भी बात है कि सोशल मीडिया पे वो इस पर भी फोकस करें थोड़ा सा, और जमीनी तौर पे हम मजबूती से काम करेंगे, लोगों से जाके मिलेंगे, तो क्या करके हमारी पार्टी को कामयाबी मिलेगी। और हमारे बीच सुबह साहब आपको करेंगे पार्टी को भी थोड़ा सा बुलाइए। मैं मोहम्मद उबैद खान रुपये पंचायत अध्यक्ष और मैं मोहम्मद जुनैद साहब से मैं रात में बात की साहब बोले बीमारी सिखाई है और बात करेंगे, तो मैं यह सवाल कर चुका हूँ बात कर चुका और परिहार अभी तक नहीं दे रहे आप, और आप लोग बोलते हैं कि और बिहार में 50 से घोषित कर चुके हैं, जिसमें सीताम जिला में परिहार और बात विधानसभा घोषित कर चुके, जिसमें से आला कमान जो उसको अच्छी करते हैं उसको हम लोग खुद मदद करेंगे और खुद को मदद करेंगे। और आने वाला वक्त में हमारे रहनुमा करेंगे। जय हिंद जय हिंद। मेरा आप लोग थोड़े से अवधान नहीं है आप लोग। असदुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी और इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन। अब हमारे साथ हमारे मुख्य अतिथि मोहम्मद जुनैद आलम साहब। अब आप लोग देखिए, एमआईएम के नेता अब्दुल समद साहब हो सकता है और यहाँ से कैंडिडेट भी को घोषित किया जा सके, वो आपके बीच अपनी बात रखेंगे। आज के प्रोग्राम को इन्होंने आज के प्रोग्राम का इनकार किया है, सैफुल इस्लाम साहब और हमारे आमिर भाई साहब और अफान भाई ने आज ये सभा को देखा, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेहमान में है हमारे मोहम्मद जुनैद आलम साहब और जिला पार्षद के कैंडिडेट खान साहब और तमाम दोस्तों, जब से आजाद हिंदुस्तान आजाद हुआ है, जब से इस देश की सियासत बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के इर्द गिर्द घूमती रही, जब से इस देश में आजादी लिया, भारत आजाद हुआ है, उसके बाद से अभी तक राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के इर्द गिर्द यहाँ की सियासत घूमती रही है। पहले तो ये सेकुलर देश है, हमारे आईन आप देख लेना सर के आसपास हमेशा से जिनको हमने वोट दिया है, गठबंधन में महागठबंधन के कैंडिडेट से अगर किसी यादव जी कैंडिडेट रहते हैं तो मुस्लिम बहुल इलाके से बहुत आसानी से जीत कर संसद में और विधानसभा पहुंच जाते हैं। पहुंचते नहीं पहुंचते, अगर वहीं यादव बहुल इलाका है, अगर कोई मुस्लिम एक से दो कैंडिडेट को खड़ा कर दिया और बाकी सबको अपने पीछे दड़ी बिछाने के लिए इस्तेमाल किया, तो वही कारण के मुस्लिम बहुल इलाके से यादव जीत करके चले जाते विधानसभा और सांसद। अगर एक मुस्लिम कैंडिडेट है जहां यादव का बहुल इलाका है और अदर जाति का है, तो वो क्यों नहीं जीता है, और वहां से बीजेपी इसका कैंडिडेट क्यों जीत जाता है? तो पहले तो ये सेकुलर नहीं है। इस बात को समझना होगा हम लोगों को, यहाँ की सियासत जो अभी तक है सिर्फ राम मंदिर और ये बाबरी मस्जिद की घूमती रही, और ये सेकुलर सिर्फ 2 मिलियन लोगों का, ये सब फर्जी सेकुलर है।
अक्सर ये बात कहते हैं हर जगह, चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे, जहाँ भी कोई नौजवान, देखिए आपने नौजवानों को, हर माँ बाप का ये हौसला होता है कि मेरा बच्चा पढ़े, आगे बढ़े, मजबूत हो, अच्छे काम करे। तो इससे बड़ा अच्छा काम क्या हो सकता है कि जो हमारी लड़ाई लड़ने के लिए हम घर में बैठे हुए हैं, हमारा बच्चा मैदान में दौड़ रहा है, तो उसका साथ दीजिए आप लोग। जो घर आए ताकि ये मेहनत करे हो, नहीं जीतने वाला है मुसलमान। हम तरीके से है 17% बने, 17% का मतलब होता है 41%, 41 मुस्लिम जीतनलाल मांझी का कितना परसेंट है? उपेंद्र कुशवाहा जी 7%। तो जब गुरु महागठबंधन में शामिल हो सकता है तो फिर हम क्यों नहीं शामिल हो सकते? हमने तो सामने से चल के हमारे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब और राजीव हसन आजाद साहब ने और प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य मोहम्मद सुमेर आलम साहब ने और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आला कमान से हैदराबाद से लिस्ट जारी किया था कि हम समान विचारधारा वाली जमात का दिल खोल करके हम स्वागत करते हैं और आए हम उनके साथ इलेक्शन लड़ने को तैयार है। तो आखिर ये लालू यादव हूँ या नीतीश जी ने बरका करने को कहते कि सेंट्रल है, तो मुस्लिम वोट चाहिए, हम भी टीम है, लेकिन मुस्लिम से गठबंधन नहीं करिए। क्या है भाई, मुस्लिम का वोट चाहिए लेकिन क्यादत नहीं पसंद है आपको। इसी चीज को हम लोगों को बदलना है और इसको करके दिखाना है। इंशाअल्लाह 2020 विधानसभा इलेक्शन ये बिहार इतिहास दोहराएगा और पहली बार बिहार की आवाम, खास करके अल्पसंख्यक और दलित, महादलित, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले अपनी सियासी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। हमारे जिला पार्षद चांद साहब शफीउद्दीन फलाई साहब आपको संबोधित करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। और आप लोगों के बीच आप ही के इलाके के मजहर गांव के नेम थे मुदस्सिर मुखिया साहब के लड़के सफीउद्दीन फलाही साहब, मैं चाहूंगा कि सफीउद्दीन फलाही चांद साहब आप लोगों के बीच जरूर हो और अपनी बात कम करते हुए बेहतरीन तरीके से रखें। न तर्जे बयान हो न तर्जे तकल्लुम, मेरे सुनने वाले अस्सलाम वालेकुम। अगर हमारे बीच हमारे गैर मुस्लिम भाई भी तशरीफ फरमा है तो उनको मैं दस सलाम। मैं अभी हमारा रफी जमान जो बोल रहे थे, मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ, ये पार्टी किसी जाति विशेष की नहीं। ये पार्टी जो AIM पार्टी है, ये इस पार्टी के अंदर तकरीबन सभी लोगों के, सभी जमात के लोगों के लिए आवाज उठाते हैं। हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब का बैकग्राउंड देखिए, पीछे उन्होंने रोहित बरमूला, अखलाक, या अभी कुछ दिन पहले हमारे यूपी के अंदर ब्राह्मणों के साथ कुछ अत्याचार हुआ था, उनके ऊपर भी आवाज उठाई, दलित के ऊपर आवाज उठाते हैं। पासवान या किसी एक जात को टारगेट करके ये चलते नहीं है। इसलिए मैं भी इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि हम लोग जब भी बोलते हैं तो कोशिश ये रहनी चाहिए हम लोगों की कि हम लोग अपने लोगों की, क्योंकि हमारे समाज के लोग हैं, हमारे कौम की बात नहीं, हमारे समाज की बात है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कभी भी असदुद्दीन ओवैसी का कोई भी ऐसा स्पीच नहीं आया होगा, नहीं सुना होगा आप लोगों ने, जिसकी वजह से कोई भी समाज का, चाहे वो किसी भी कास्ट का, किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का लोग, जो उसकी बात से ना इत्तेफाक नहीं रखता हो। मैं समझता हूँ चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, उनके लिए वो अपनी आवाज बुलंद करते हैं। और वैसे लोग व्यक्तिगत किसी पार्टी के लिए नहीं, वो आदमी ऐसा है जो हर किसी के लिए, हर एक के लिए, चाहे जिसके ऊपर भी जुल्म हुआ है, जैसे आपको ब्राह्मणों के ऊपर कुछ मामला हुआ था यूपी के अंदर, अभी तो नई बात है ये। उसके बाद हैदराबाद के अंदर रोहित बरमूला है, अखलाक है, हाफिज जुनैद है, ऐसे कितने वाकयात है जिसके ऊपर उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की थी।
इसलिए मैं हर आदमी से कोशिश करता हूँ, और रजी अहमद कमाल जो है ये बात बोले हैं, यकीनन मैं 3 बार बोल चुका हूँ, मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ, ये पार्टी किसी एक जात की नहीं है, मुस्लिम समाज की नहीं है, हम सब की है, हम सब हिंदुस्तानियों की है, और हम सब मिलकर, क्योंकि वो संविधान की बात करते हैं, वो किसी और उस तरह की बात नहीं करते कि फला या जिला या ढकना या वगैरह वगैरह। खैर मैं जाते वक्त कहीं लूंगा, लेकिन पहले ही थोड़ा कम है, इसलिए मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूँ एक शेर के साथ कि जग में जितने जुल्म नहीं उतनी सहने की आदत है, जग में जितने जुल्म नहीं उतनी सहने की आदत है, मानव के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है, कि सच कहने की आदत है। काम करने की जरूरत है। हमारे भी डॉक्टर प्रवीण साहब आ रहे हैं, उनका पहले स्वागत करना चाहिए। डॉक्टर प्रवीण साहब का तहे दिल से स्वागत है। और हमारे साथी रजाउल्लाह हसनपुर से आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप कुछ शब्द हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये आज की पार्टी नहीं है, बल्कि बहुत ही पुरानी पार्टी है, लेकिन हमारे इलाके में ये पहली बार आई है। और हमारे पार्टी का मिशन शुरू से रहा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी है सबों के लिए काम करना है। कुछ पार्टियां हैं जो अपने आप को नाम नहाद सेकुलर पार्टियां हैं, जो अपने आप को कहती है कि हम सेकुलर पार्टियां हैं, जो हमें बार बार बदनाम करने की कोशिश करती है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीजेपी की बी टीम है। तो मैं उन्हें ये कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंट के इलेक्शन में हमारी पार्टी बिहार में सिर्फ एक सीट पे लड़ी थी, और बकिया पार्टी तमाम 39 सीटों पे लड़ी थी, लेकिन उस वक्त तमाम 39 सीटों पे इनकी हार हुई। सिर्फ हमारी पार्टी जहां से लड़ी थी वहां से इनकी जीत हुई। तो बीजेपी की बी टीम ये हमारे आरजेडी वाले हैं, जेडीयू वाले हैं, यहां तक के उपेंद्र कुशवाहा जो कभी बीजेपी के साथ जाते हैं, कभी आरजेडी के साथ चले आते हैं। इसी तरीके से मांझी जी कभी जेडीयू के साथ जाते हैं, कभी आरजेडी के साथ चले आते हैं। तो ये लोग असल बीजेपी की बी टीम है, और ये लोग सियासत वो सियासत करते हैं जो सिर्फ अपने मफाद की सियासत हो। ये लोग न दलित की बात करती है, न मुसलमानों की बात करती है, न अति पिछड़ों की बात करती है, न महादलित की बात करती है। अगर करती है तो सिर्फ दिखावा है। इसीलिए हमें और आपको चाहिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दे हम, और ये पार्टी दलित, मुस्लिम, सिख, ईसाई, महादलित सबों की पार्टी है। इसीलिए हम लोगों को इस पार्टी को सपोर्ट करना है, और असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथों को मजबूत करना है। और हमारे पार्टी के अंदर में तमाम लोग मौजूद हैं। जिस तरीके से आप वो देख सकते हैं, कभी जुनैद साहब है, यहाँ परवीन साहब है, और बकिया तमाम लोग हमारे बिहार की टीम में भी तमाम लोग हैं, दलित, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पिछड़ा सभी है, सभी वर्ग के लोग हमारी पार्टी से जुड़े हुए हैं। इसलिए हमें कोई भी पार्टी अगर ये कहती है कि ये कट्टरवादी पार्टी है, कट्टर सोच रखती है, तो ये गलत है। यहाँ तक कि आप औरंगाबाद के अंदर में जाइए, वहाँ महानगर पालिका के अंदर में हमारी जो पार्टी की तरफ से विपक्ष की जो हमारी है वो दलित है,
और अधिक पिछड़ा से वो ये लगती है अपोजिशन लीडर जो हमारी तरफ से वहां और औरंगाबाद के अंदर महानगर पालिका के अंदर बनाया गया है। तो मेरी पार्टी सबों को हिस्सेदारी देती है, चाहे वो दलित हो, मुस्लिम हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, जहां जो लोग जुड़ते हैं तमामों को वो हक देती है। और हमारी पार्टी हमेशा से नारा लगाई है कि जय नीम जय भीम। हमारी पार्टी अम्बेडकर के संविधान पर चलने वाली पार्टी है और हमारी पार्टी के लिए ये सबसे बड़ी खुशनसीबी है कि मिथिलांचल के अंदर में हमारी पार्टी को मिथिलांचल का बेटा जुनैद आलम साहब मिल गए हैं और ताकि हमारी पार्टी को इससे मजबूती मिलेगी। लोग मिथिलांचल के बेटा के नाम से जानते हैं और जुनैद साहब का तजर्बा काफी लंबा है, तकरीबन 25 सालों से राजनीति के अंदर में है। भले वो दूसरी पार्टी से जुड़े हुए थे, लेकिन आज उन्होंने फैसला किया दूसरी पार्टी का रवैया देखते हुए कि नहीं, हमें अब मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जुड़ना है ताकि ये पार्टी सबों का काम करती है, किसी एक जाति, किसी एक धर्म, किसी एक वर्ग का काम नहीं करती। इसलिए हम तमाम लोगों से अपील करते हैं कि आने वाले इलेक्शन के अंदर में बागपट्टी विधानसभा और पटियाला विधानसभा से जितने भी लोग हैं तमाम लोग ये कोशिश करें कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दें और भारी अक्सर से इसे कामयाब बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच डॉक्टर प्रवीण साहब हैं और आप लोग ध्यान से सुने उनकी कीमती बातें। बड़े को आदर, छोटे को शुरुआती। पार्टी चाहे जो भी हो, वो वैसी साहब की हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, किसी एक मजहब, किसी एक धर्म से पार्टी नहीं कर सकता। यहाँ जात को नहीं, जमात को लेकर के चलना है। जात को लेकर के चलने में राजनीति का राज नहीं हो सकता, चाहे कोई भी पार्टी हो। बात बची ओवैसी साहब का। ओवैसी साहब एक बहुत बड़े विद्वान आदमी है, चाहे असेंबली में बोलना हो या कोई मैटर उठाना हो, एक ईमानदार व्यक्तित्व और अच्छे छवि के व्यक्ति है। आप लोग किसी जाति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं, आप लोग जनरल चाहे कोई भी कास्ट हो, इस पार्टी को अगर आगे ले जाना चाहते हैं आप लोग, हम लोग, तो सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हर एक के दरवाजे पर जाकर के आज ये पार्टी मान लीजिए कि एक जगह से आज पूरे इंडिया में धीरे धीरे बढ़ रहा है, बिहार में बढ़ रहा है। तो इसी एक जाति से लेकर के सोचिए कि हम आगे बढ़े, पॉसिबल नहीं है। आप लोग मेहनत करें, बुजुर्ग से लेकर के खासकर मेहनत तो नौजवान को करना होगा। बुजुर्ग से दुआ आशीर्वाद लेकर के आप लोग आगे बढ़े। हम लोग आपके साथ हैं, समाज आपके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब कुछ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सीधे मोहम्मद जुनैद आलम साहब को मैं दावत देता हूँ, आप आए और छपरा सुबान प्रभारी है मोहम्मद जुनैद साहब। अब हमारे बीच मेरे बड़े भाई मोहम्मद जुनैद आलम साहब, जो प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य और प्रदेश में प्रभारी 2 जगह जहाँ छपरा और सिवान के लिए नियुक्त किए गए हैं, और जो हम लोग की जुबान पे कहते हैं टेम्पोररी प्रभारी, तो टेम्पोररी प्रभारी भी बनाकर इनको भेजा जाता है। जैसे मुजफ्फरपुर के साहेबगंज में मैं साथ गया था, और भी दीगर जिला के अंदर जैसे मधुबनी, दरभंगा वगैरह वगैरह। अब मैं बहुत ही दिल को वो करके बोलता हूँ कि मेरे भाई, एक शेर के साथ मैं आपको स्टेज पे बुलाना चाहूंगा कि उठे जो तूफान के आशियां के तिनके का पता नहीं है। उठा जो तूफान के आशियां के तिनके का पता नहीं है। तोड़ दे जो जुनैद के हौसले को, अरे संसार में ऐसा कोई तूफान तो अब तक उठा नहीं है, अब तक उठा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे भाई सैफुल इस्लाम साहब, इस प्रोग्राम
अभियान को कामयाब बनाने में मेहनत करने वाले मोहम्मद अहमद अली साहब, अब्दुल समद साहब, मोहम्मद अफान साहब, मोहम्मद रहमत अली जी, रजी कमाल साहब, आफ्ताब साहब, मोहम्मद आमिर साहब, वो हमारे साथ आए। अब्दुल समद साहब पंजाब से जो साथ आए हैं, अब्दुल समद साहब, सबरुद्दीन फलाही और चांद बाबू साहब, हमारे बीच बैठे हमारे बड़े भाई या हम उम्र भाई डॉक्टर परवीन साहब, रजाउल्लाह साहब, अरमान अली साहब, वो तमाम हाजिरीन मजलिस, सबका मैं दिल तक खैर मकदम करता हूँ और सबको सलामत करता हूँ, अदावत करता हूँ। दोस्तों, एक शेर है, शायद इकबाल साहब का है या ललित साहब का ध्यान नहीं है, तो इस शेर नहीं सॉरी शेर है बदरुल हसन बद्र साहब, जो हमारे छोटे से जाते हाई स्कूल के टीचर थे, सुमरसा हाई स्कूल में 2015 को रिजल्ट घुमा चुके। 2005-6 में एक नजम लिखी थी, उसका उन्वान तो बहुत लंबा है, उसको यहाँ पे पूरा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन 2 मिसरा उनका मैं सुनाना चाहता हूँ। जो लोग तालीम से जुड़े हुए लोग हैं, शिक्षक सेवा से जुड़े हुए लोग हैं, अदब की दुनिया से वाबस्ता है, उन लोगों को मास्टर बदरुल हसन बद्र का नाम बखूबी याद होगा। उनका एक शेर था, निकली हाथ से हुकूमत, सर से सरदारी गई। निकली हाथ से हुकूमत, सर से सरदारी गई, खा रहे हैं नाने जिल्लत, दोस्त को अब जाएंगे। खा रहे हैं नाने जिल्लत, दोस्त को अब जाएंगे। दोस्तों, कहने का अनुमान यह है, मैं खुद को प्रत्याशी घोषित करने के लिए नहीं घूम रहा हूं। अगर खुद को प्रत्याशी घोषित करने के लिए घूमता तो मैं छपरा क्यों जाता, मैं सिवान क्यों जाता, मैं दरभंगा क्यों जाता, मैं साहेबगंज मुजफ्फरपुर क्यों जाता, मैं शिवहर क्यों जाता, मैं मोतिहारी क्यों जाता, मैं ढाका क्यों जाता, मैं मधुबनी क्यों जाता, मैं हरलाखी क्यों जाता, मैं बेगूसराय क्यों जाता। जितनी जगहों का हमने नाम लिया है, शायद कुछ जगह छूट भी गया हो, शायद जगह ज्यादा भुला भी गया हो। इस 3 महीने के अंदर हमने सब जगह पे जो है 14 जुलाई, 14 अगस्त और 14 सितंबर, मतलब 2 महीने के अंदर में हम इन सब जगहों पे घूम रहे हैं पार्टी के लिए। संविधान की हिफाजत करने वाले लोगों के हाथ को मजबूत करने के लिए, और संविधान की हिफाजत करने वाले लोग जो है वो कौन है इस देश में, आज क्लियर दिख रहा है। कोई सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रहा है, कोई हार्ड हिंदुत्व की बात कर रहा है। सेकुलरिज्म की बात सिर्फ छलावा है, वो भी अब कोई नहीं कर रहा है। संविधान की हिफाजत की बात सिर्फ एक आदमी कर रहा है हिंदुस्तान में, जिनका नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, और उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हम लोग, चाहे अख्तर उस्मान साहब हो, आदिल हसन आजाद साहब हो, जुनैद साहब हो, समद साहब हो, अफान हो, अहमद अली हो, सैफुल इस्लाम हो, या और भी बहुत सारे 3,000 थे जिनका नाम सबका संभव नहीं है लेना, तो ये सब लोग उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हर जगह जन जन कन में ये संवाद और संदेश और खबर पहुंचाने का काम कर रहे हैं, पैगाम पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि दोस्तों, ये देश किसी हिंदू का नहीं है, किसी मुस्लिम का नहीं है, किसी सिख और किसी ईसाई का नहीं है, किसी यहूदी का नहीं है, किसी नजारा का नहीं है। ये देश बाबा भीमराव अम्बेडकर के सपनों का देश है, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी के सपनों का देश है, और जो भी इस बगिया के फला बबूल के लिए सोच रखता था, उनका देश है। वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका नाम का डंका पूरे दुनिया में आज बज रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक सकारात्मक सोच रखा था। इस देश में सब तरह के लोग रहे, जिसके लिए हिंदुस्तान पाकिस्तान में बंटवारा हुआ, उस वक्त भी बहुत सारे लोग गए, लेकिन लोगों ने जी तोड़ मेहनत करके बाकी लोगों को रोक लिया कि नहीं, आप मत जाइए, आपके बगल में सुना है,
आप चले जाएंगे तो ताजमहल की देखरेख कौन करेगा? आप चले जाएंगे तो लाल किला की देखरेख कौन करेगा? आप चले जाएंगे तो कुतुब मीनार की देखरेख कौन करेगा? आप चले जाएंगे तो आपकी मस्जिद और मदरसों की देखरेख कौन करेगा? आप चले जाएंगे तो बरेली शरीफ का मदरसा कौन देखेगा? आप चले जाएंगे तो देवबंद शरीफ का मदरसा कौन देखेगा? आप चले जाएंगे तो नजमी कौन रहेगा? फलाही कौन बनेगा? आप मत जाइए, आप इसी धरती पर रहकर मिसबाही भी बनिए, तब जाके इस देश में लोगों ने रहना एक्सेप्ट किया और रहे, और एकदम मिन्नत से हम लोग रहे। लेकिन जिन लोगों ने सपना देखा उन लोगों को देश आजाद होते ही टकाटक 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 उड़ा दिया गया, चाहे बीमारी का बहाना बना कर हॉस्पिटल में मार दिया गया हो या गोली से डायरेक्ट महात्मा गांधी को उड़ा दिया गया हो। ऐसे लोगों को रहने नहीं दिया गया, जिंदा ज्यादा दिन तक रहने नहीं दिया गया। जो सकारात्मक सोच रखते थे इस देश के लिए, इस बगिया के लिए, इस बागीचा के लिए, उन सभी लोगों को एक गंदी सोच ने, जिसको हम लोग संघ कहते हैं, संघी सोच ने उसको धीरे 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 साफ कर दिया और आज इकतदार में आ गए। तो दोस्तों कहानी शुरू होती है 1947 से। 1947 से लेकर जब देश आजाद हुआ उस वक्त से लेकर के हम मुसलमानों पर सोची समझी रणनीति के तहत देश में 2 विचारधाराएं थी उस वक्त भी, और आज भी 2 विचारधाराएं हैं। लेकिन उस वक्त जो 2 विचारधारा थी, एक विचारधारा खुल्लम खुल्ला मुसलमानों को देश से बाहर करने की बात करती थी, दलितों को देश से बाहर करने की बात करती थी, पिछड़ों को यहां से भगाने की बात करती थी। लेकिन एक पक्ष ईमानदारी पूर्वक इन लोगों को यहां रखने की बात करती थी, जो संविधान को मान करके, संविधान को लागू करके इस सोच को सकारात्मक बनाने का पूरा प्रयास किया, कोशिश किया। जिस सोच के तहत हम लोग हिंदुस्तान में आज बासिंदा है। लेकिन धीरे 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 जो ईमानदार सोच के लोग थे, ईमानदार विचारधारा के लोग थे, उनके पूर्वज भी, अग्रज भी, जिसको हम नस्ल कहते हैं, नस्ल दर नस्ल जो है, उनकी सोच में तब्दीलियां आती गई। वो हमारे फलाम और के लिए काम करना छोड़ दिया, वो सिर्फ हमको डरा करके इस्तेमाल करना चाहा। हमको लगता क्या कि सच ये है कि वो ईमानदार विचारधारा और बेईमानी का विचारधारा, जिसको संघ और कांग्रेस कहते हैं हम लोग, ये दोनों आपस खाने मिल गए। तो तुमने कहा दंगा करो, हम जाएंगे बचाने के लिए, को मार भी लो, कोई दिक्कत नहीं, हम बचाएंगे। उसी के नाम पर लोगों को उलझाते रहेंगे, गिराते रहेंगे, वोट लेते रहेंगे। कभी हम ब्राह्मण को भूमिहार से लड़ा दिया, कभी भूमिहार को जो है पासवान से लड़ा दिया, कभी अगड़ों को पिछड़ों से लड़ा दिया, कभी पिछड़ों से अगड़ों से लड़ा दिया। वो नीति लोग समझने लगे तो हिंदू को मुसलमान से लड़ा दिया। वो भी थक गए तो मुसलमानों में भी शेख अंसारी चोला कवाली करके जो है उनको भी लड़ाना शुरू किया। हद तो तब हो गई कि मसला मसाइल के अंदर जो हम लोग का अंदरूनी मामला है, उसमें भी उन लोगों ने दखलंदाजी शुरू कर दी। देवबंदी बरेली की झगड़ा शुरू करा दिया, वहाबी कश्मीर का झगड़ा शुरू करा दिया। मतलब किसी भी तरह से हम लोग एक विचार न हो सके, इसकी प्रयास शुरू से रही है। लोग इस प्रयास को फेल करने के लिए मस्जिद को जज के कनपट्टी पे बंदूक रख करके या उसको कोई धन दौलत का लालच दे करके मंदिर बनवा दे रहा है, और धन दौलत का लालच देकर मंदिर को जो है गुरुद्वारा को मस्जिद या मस्जिद को कुछ बना दे रहा है। मतलब वो जो चाह रहा है सो कर दे रहा है। इसका मेन वजह है हम लोगों के आपस के लोग सत्ता पाते रहेंगे और हम पर हुकूमत करते रहेंगे, लाठियां बरसाते रहेंगे और वोट भी लेते रहेंगे। देख लीजिए लॉकडाउन में, नोटबंदी को छोड़ दीजिए, जीएसटी को छोड़ दीजिए, लॉकडाउन को ही देखिए, अंत बिना प्लान किए हुए इन्होंने आके जो है लॉकडाउन लगा दिया। बस मेरे पास है, ट्रेन मेरे पास है, हम पैदल चल रहे हैं। पैसेंजर ट्रेन बंद हो गई, माल ढुलाई ट्रेन चालू है, ट्रेन से लोग कट जा रहे हैं।
लॉकडाउन का मतलब पूरा लॉकडाउन। अडानी अंबानी शेख साहूकार का सामान आदान प्रदान होता है, गाड़ी जाता जाता है, लेकिन हम गरीब को जाने के लिए गाड़ी नहीं मिलेगी, बस नहीं मिलेगी, ट्रेन नहीं मिलेगी। अगर हम पैदल पहुंचना चाहे तो कोई बस गुजर दे, पुलिस डंडा मार दे। अनाज का भंडार है देश में, लेकिन लाखों करोड़ों लोग भूखे मरे हैं, भूखे मरे हैं और मरने के कगार पे हैं। उसके बावजूद भी जब चुनाव फिर आया अभी, तो फिर देख लीजिए एक नया सोचा कि उर्दू को केंद्र राजभाषा है, उसको यहाँ खत्म किया जा रहा है। किसी तरह से हिंदू खुश हो जाए और इस अपने भूख को, अपने बच्चों के कत्ल को, अपने बच्चों के जो है ट्रेन पर जो है अधकटी लाश को भूल जाए, बलात्कार को भूल जाए, बेटियों के अपने ऊपर हुए तमाम जुल्मों को भूल जाए और वोट हिंदू मुसलमान के नाम पर हमको करता और हम सरकार बनाए। मेहनत आज भी यही चल रही है। जब आपके ऊपर जुल्म हुआ है, आपके ऊपर मतलब पूरे देश के ऊपर, सिर्फ मुसलमान के ऊपर मत समझिएगा। हम सिर्फ मुसलमान की बात करने नहीं आए, हम अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकते। रात में यहाँ से बात करते जाना होगा तो क्या आदमी अकेले नहीं जाएगा, अपने पड़ोसी को ले जाएगा। मंजिल पर पहुंचता है तो साथ लेकर चलना होगा किसी को। उसी तरह मंजिल पर पहुंचना है तो सबको लेकर चलना होगा, अकेले आप चलाते रहिए, कुछ नहीं होने को। हम लोगों को तो कोई जुर्म नहीं हुआ है, अगर एक तरह से देखा जाए। हम लोगों को तो फिर का जो है, हम लोग को दीन मसाइल से दूर करने का रणनीति अपना जा रहा है। जुर्म तो हिंदू बिरादरी में जो है पिछड़ों पर हुआ है, दलितों पर हुआ है, मादलितों पर हुआ है। उनको कपड़ा पहनने तक का अधिकार नहीं था किस जमाने में, लेकिन वोट के लिए उनको जो अपने शामिल किए हुए हैं, उसको जो छोटा जो है पुराना जगह खुला हुआ है। कीजिएगा वोट का जो लेने आए कैंडिडेट आपसे, उनसे सवाल जरूर कीजिएगा कि आपने 10 साल में मैडम क्या किया, क्यों इस गांव में जो है 4 कदम में पानी रोड पर जमा हुआ है, मसौर में क्यों गंदी पानी सड़क पे जमा हुआ है, आपने 10 साल में क्या किया, पूछिएगा जरूर उनसे। कि आपने जब लॉकडाउन जैसा महामारी देश में फैला और लॉकडाउन लगा, उस वक्त लोग भूखे मर रहे थे, सड़कों से पैदल चल के आ रहे थे, कितनों का आपने उनके घर पहुंचाया, कितनों का आपने खाना खिलाया। विधायक के बेटा को कोटा से लाने के लिए स्कॉर्पियो बस मिल गया, मजदूर के बेटा को, मजदूर मुसलमान नहीं था, हिंदू भी था, मुसलमान भी था, दलित भी था, माधवी भी था, पावन भी था, भूमियार भी था, सबके साथ नाइंसाफी किया इन लोगों ने। जो अमीर कबीर लोग थे उनको सारी सहूलियतें दी है, जो गरीब थे चाहे वो किसी धर्म जाति पंथ के लोग हो, सबके साथ नाइंसाफी हुआ है और सबने तकलीफ झेला है। उस तकलीफ को याद कीजिएगा, उस तकलीफ को याद करके इस वोट में, इस इलेक्शन में अपने वोट का इस्तेमाल कीजिएगा। हम नहीं कहते कि आप वोट एमआईएम को दीजिए, हम नहीं कहते कि वोट आप आरजेडी को दीजिए, हम नहीं कहते कि वोट आप बीजेपी को नहीं दीजिए। जिनको वोट देना है दीजिए, लेकिन उससे सवाल जरूर किया कैंडिडेट से कि जब देश की अस्पताल लुट रही थी कहां थे तुम, जब गांव ग्राम में हमें जरूरत थी किसी रहनुमा की, हमारे काम कराने के लिए, ब्लॉक में जाने के लिए, जिला मुख्यालय में, थाना पुलिस में पैरवी करने के लिए, हॉस्पिटल में पैरवी करने के लिए, जेल से निकलवाने के लिए, नाजायज मुकदमों से बचाने के लिए, उस वक्त कहां थे तुम? उस वक्त तुम दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, गल्फ में बैठ के पैसे कमा रहे थे। उस दिन तो तुमने दर्शन नहीं दिया हमको, लेकिन जो लोग बीच में रहे उनको हम वोट क्यों नहीं देते? जिन्होंने हमारा मदद किया, नहीं हमारा डायरेक्ट मदद नहीं किया, हमारे समाज के किसी एक भी आदमी का मदद किया तो मदद तो हुआ ही, उसको हम सपोर्ट क्यों नहीं करें, उसको हम वोट क्यों नहीं दें? वैसे लोगों को टिकट क्यों नहीं मिलनी चाहिए? अगर ये लोग भले
से दूसरे कैंडिडेट को आप वोट देते हैं या कैंडिडेट बन जाते हैं तो याद रखिएगा कल को समाज में काम करने वाला एक भी आदमी आपको नहीं मिलेगा। हम सिर्फ विधायक की बात नहीं कर रहे, हम वार्ड मेंबर से लेकर के प्रधानमंत्री तक की बात कर रहे हैं। जो लोगों के बीच रहे उनको वोट दीजिए, उनको कैंडिडेट बनाइए। कैंडिडेट बनाना और न बनाना आप आवाम के हाथ में है। आप दबाव डालिए, वैसे लोगों को इनकार कीजिए, किसी भी कीमत पर आपका बात का इनकार नहीं है। एक बार जब अवॉर्ड कीजिएगा तो दोबारा उसकी हिम्मत नहीं हुई कैंडिडेट उससे जनता की मर्जी के खिलाफ उतार दो। कल दोपहर की बात है, कल दोपहर की बात पटना तेजस्वी के ऑफिस में, राजद के कार्यालय में, सीतामढ़ी बाजपट्टी के विधानसभा के एक आदमी ने कहा कि आप मुसलमान को कैंडिडेट बनाते हैं तो फलाना जात उसको वोट नहीं देगा। जब फलाना जात उसको वोट नहीं देगा तो मुसलमान कैंडिडेट नहीं बना, फलाने जात का कैंडिडेट बन जाएगा तो मुसलमान उसका कर्ज खाया हुआ है, दलित उसका कर्ज खाया हुआ है, हरिजन उसका कर्ज खाया हुआ है, उसको वोट देगा। क्यों देगा वोट? बात आती है क्या पे, लोकसभा में अपना चले आइए, लोकसभा सदन में हमने 70 साल तक आप ही लोगों को वोट दिया। आप लोगों ने जिनको कैंडिडेट हिंदू को बना के भेजा, हिंदू को दिया, मुसलमान को बना के भेजा, मुसलमान को दिया, वो जीता हारा उसकी मुकद्दर, वोट तो हमने आप ही को दिया ना। हमारे वोट की वजह से हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी को टकार गया और जेल में बैठे हुए। आज उनका बाल बच्चा जो है विकास की बात कर रहा है। तो हमने आपको वोट दिया, हमने आपको बनाया, सब कुछ किया। आपका अपना हमारी आप कुछ भुगत रहे तो अलग वो बात है, लेकिन सदन में जब मेरे खिलाफ प्लानिंग हो रहा था, चाहे 370 का मामला हो, 3 तलाक का मामला हो, एनआरसी का हो, सीए का मामला हो, आप कहां थे? न सदन में आपने आवाज लगाया, वोट हमने जिसको नहीं दिया वो आवाज लगा रहा था, तो दलील मसला खड़ा होकर के वो आवाज लगा रहा था, जिसको हम भाजपा की बी टीम कहते हैं, भाजपा का एजेंट कहते हैं। लेकिन आपने आवाज नहीं लगाया। और न आप सीतामढ़ी के, मुजफ्फरपुर के, दरभंगा के वगैरह के किसी धरना स्थल पर गए, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं लालू यादव का बेटा तेजस्वी यादव ऐलान करता हूं कि जितने यादव है सब मुसलमान के साथ तो अकेले लोका में ताली और पोखरलाल गिरधारी वही बड़ा उपाय, अकेले आए, अपना भाषण मिल हमारा है, हम बैठे हुए हैं, माँ बाप हमारी बैठी हुई है, 1.5 घंटा 2 घंटा भाषण दिए और चल दिए। आपने चिट्ठी लिखा सदन में राष्ट्रपति को कि ये गलती हो रहा है। हम पूछते रंजू गीता जी, पिछले बार महागठबंधन के वोट से बनी विधायक, उन्होंने लिखा मुख्यमंत्री को कि आपने गलत किया है सर, आप पार्टी का एक्शन कर लिए, क्षेत्र में जनता परेशान कर रहा है। लिखी नहीं लिखी। वैसे लोगों को हम वोट क्यों देंगे जो मेरे लिए आवाज नहीं उठाएगा? वैसे लोगों को हम क्यों देंगे जो मेरे दुख तकलीफ में नहीं रहेगा? वैसे लोग कहते हैं भाजपा आ जाएगा, भाजपा आ जाएगा, आप ओवैसी को वोट मत दीजिए, आप निर्दलीय को वोट मत दीजिए, आप अच्छे लोगों को वोट मत दीजिए, हम जिसको भेजते हैं उसी को वोट दीजिए। अरे तो भाजपा आ जाएगा। हम तो आप ही को देते हैं, हम भाजपा को वोट दिए नहीं कि भाजपा कैसे आके तुम बैठ गए भाई। भाजपा आ जाएगा, उससे हमको क्या नुकसान होगा? नुकसान तो आपको है। चोरी आपने किया है, डकैती आपने किया है, लूटपाट आपने किया है, मर्डर आपने किया है, बलात्कार आपने किया है, चोरी आपने की है। और जो चोरी करेगा, जो जालिम होगा, उसको जुर्म का सजा मिलेगा। इसलिए सीधा सा सवाल सुन लीजिए, बहुत लंबा हो रहा है, हम देख रहे हैं हजरत हो रहे हैं, तो सीधा सा सवाल, एक लाइन एक बिंदु पर होकर मैं करता हूं। लोग कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब भाजपा की बी टीम है।
हम इस बात को नहीं मानते कि हम लोग बी टीम है। बी टीम हम लोग होते तो सदन में जैसे जदयू भाग रही है वॉकआउट करके किसी एनआरसी पे हो, सीए पे हो, 75 पे हो, 3 तलाक पे हो, कांग्रेस भाग जा रही है ट्रैफिक में जाम लगने का बहाना लगा करके, राजद के लोग वॉकआउट कर जा रहे हैं। तो वैसे हम लोगों ने नहीं भागा, हम अकेले थे सदन में। बेटी की शादी को छोड़ करके हमारे नेता सदन में पहुंचे थे। बेटी की महाराज की दरवाजे पर कोई भी बदनसीबे बात होगा जो जिंदा होते हुए बेटी के बात में शामिल नहीं हो, लेकिन पूरे आवाम के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए वो पहुंचा और अकेले चिल्लाता रहा। तो बी टीम हम लोग नहीं है। बी टीम वो है जो बीजेपी के हाँ में हाँ न मिलाती है, चुप हो जाती है, वो भी हाँ में हाँ ही हुआ। और उसके हाँ को ना कर दे चिल्ला के, तब समझेंगे कि आप बीजेपी के विरोधी हैं। अगर चुपचाप रह गए, सिर झुका के कुछ नहीं बोले ना हाँ ना, तो हम समझ लेंगे कि आप उनके समर्थक हैं। तो कोई भी आप नजर उठा के देख लीजिए, 7 विधायक वहाँ तेलंगाना में है, 2 विधायक महाराष्ट्र में है, 1 विधायक आपको बिहार में जो है किशनगंज में है, 10 विधायक है। ये लोग भी तो चाहते थे, बिक सकते थे। अरे भाई हमारी सरकार बनने का लोग बिक लेते हैं, यही 4 करोड़ 10 करोड़ रुपया आ जाए, 50 करोड़ रुपया आ जाए, ये भी तो बिक सकता था। लेकिन ये नहीं बिका। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा मध्य प्रदेश में बिक गए, वोट लिया सबसे, किसके नाम पर? कांग्रेस के नाम पर। और वही कांग्रेस की विधायक लोग 10-12 पौधा मिल करके चले गए बीजेपी में, और उनकी सरकार गिरा के उधर सरकार बना दिए। यहां वोट लिया, बिहार में पहाड़ हो, नीतीश कुमार हो, याद है क्या ना, भूल गए। अब बड़का मोदी साहब नाच कर रहे थे गोविंदा कॉलेज में खड़े होकर, हम लोग भी जदयू में थे उस वक्त, हम लोग को देखे तो हम लोग भी नाच रहे थे। लेकिन हमको गुस्सा उस वक्त उठ रहा था जब मौलाना लोग को जब देख करके गमछा उठोगी ये मेरा करके ताकत कमर लटकाते हैं, उनको गुस्सा उठ रहा था। बिहार में बाहर हो, नीतीश कुमार हो, और जब जीते बिहार बाहर वाले, रंजू की दादी थी काउंटिंग हॉल में, हम लोग आप हमको ले चलिए। कसम खुदा की कह रहे हैं, सब लोग जश्न मनाया था, मैं रो रहा था उस वक्त, क्योंकि मैं जब पुणे काउंटिंग हॉल से निकला और राजोपट्टी होते हुए घर जो गए, राजोपट्टी का जो नजारा देखा, मैसूर का नजारा देखा, मैसूर का नजारा देखा, हम मतलब बहुत गमजदा थे उस पर, जाके सो गए घर पर। तुमको क्या मिल गया बेगानी शादी में खुदा दीवाना, तुमको क्या मिल गया? अब तुम ये साल में देखो, तुम्हारे जब अल्लाह ने पलट दिया, जब उसके पाले में चली गई, तुम्हारा मुख्यमंत्री बिक गया। नाम चली है, मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे करके आपने बिहार के तमाम सैकड़ों लोगों को धोखा दिया। आपने सबका वोट ले लिया, मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में जाएंगे। इतना बड़ा नेता भूल जाकर झूठ थोड़ी बोलता होगा, झूठ थोड़ी बोलता होगा। सबने दे दिया जोश जुनून में, एकदम नाच गाने के साथ, डीजे के साथ। हुआ क्या? बदल गया 18-19 महीना में चले गए ओरिजिनल घर में। ये उनकी सोची समझी रणनीति थी 2014 में, जो हम लोग या कोई भी बिहार का पॉलिटिशियन लालू प्रसाद जैसा पॉलिटिशियन भी नहीं समझ पाया कि भाई 10 साल से लगा हुआ है, आज तो हारना ही है इसको। ऐसा करो, तुम चलो पहले मिलकर चुनाव वोट चले आएंगे। वही किया, फिर इस बार वही होने जा रहा है 2-3 दिन के अंदर में। हो सकता है एनडीए एक साथ चुनाव नहीं लड़े, अब फिर चकमा देगा नीतीश कुमार, जिसको हमने नीतीश मम्मा कहिए, लालू खालू कहिए, रामविलास पुट्ठा कहिए, अब सब हो जाएगा हम लोग हमारी भाई बिरादर में से किसी को खड़ा कर देगा। हम कह रहे हैं कि आप अगर भाजपा के बी टीम नहीं है, तो भाजपा अगर किसी के मुस्लिम को उतार रही है बाजपट्टी से, तो आप किसी मुसलमान को उतारिए ना। रामविलास पासवान हमदर्द है, तो वो किसी हिंदू को उतारे, वो चाहे हिंदू को उतार रहा है तो चाहे मुसलमान को आप उतार दीजिए, तब ना। ये अगर मियाँ खड़ा होता चले सब मियाँ कोटी कर दे दीजिए ताकि हार जाए। जिस वक्त बीजेपी यहां से चुनाव नहीं लड़ रही थी, या रंजू की दादी 2010 में चुनाव लड़ रही थी, अनवर साहब लड़ रहे थे,
यहाँ पर तो वैसी साहब नहीं थे, क्या जीत गई? हम लोगों ने जब जीत होकर मेहनत करके वोटों दिलवाया, पैसों दिया, सब कुछ किया। परिहार में यहाँ दल तो नहीं थी, वैसी साहब नहीं थे। 2015 में भी वैसी साहब नहीं थे वहां पर। पहले राम नरेश राय जी थे, उसका जीत गई भाजपा से। रामचंद्रपुर में ही कैंडिडेट थे वहां पर, मुसलमानों ने कहा हुआ था, क्या जीते? सोचने की बात है दोस्तों। उड़ारी और हंसुआ अपने तरफ खींचता है। इस नीति को हमारे हम वतनी भाई MY के वाई साहब जो है समझ चुके हैं कि जहां अपना है वहां अपना, जहां नहीं है तो बस मोदी जी का सपना। हम लोग समझिए इस बात को। कैंडिडेट जो आएगा MIM का, उसको आप लोग मदद कीजिए। हम नहीं कहते कि हम ही होंगे, कोई भी हो सकता है। अल्लाह का बंदा, अल्लाह का बंदा हो या भगवान का बंदा हो, मतलब हिंदू हो या मुसलमान हो, दलित हो या पासवान हो, ब्राह्मण हो या बुनियाद हो, कोई भी हो, ओवैसी साहब का टिकट लेके आवे, उनको आप लोग पूरे दिल से मदद कीजिए। उनको पैसा नहीं दीजिए, उनको पैसा मत लीजिए कैंडिडेट से। आप 1 रुपया 2 रुपया उनको मदद कीजिए, 5 रुपया मदद कीजिए, 50 रुपया मदद कीजिए उनके कैंडिडेटों को, खास करके मुस्लिम जब होता हो और उनको जिता के भेजिए। कोई रहे, बंदर कोई रहे, नाश्ता मदारी के इशारे पे है। मदारी ईमानदार होगा तो बंदर को कंट्रोल में रखेगा, मदारी बेईमान होगा तो मध्य प्रदेश जैसा होगा, कांग्रेस का विधायक भाग जाएगा भाजपा में, राजस्थान का भाग जाएगा भाजपा में। लेकिन उसके पास वो मुसलमान था कि इसलिए बच गया, राजस्थान वाला तो भाग ही गया था। इसलिए मदारी मजबूत को सुनिए, बंदर को कंट्रोल में रहेगा, चाहे किसी को भी टिकट दे, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, उसको वोट दीजिए, जिताइए। इंशाअल्लाह अगर 20 से 25 सीट भी जीत गए ना हम लोग, 20 से 25 सीट भी जीत गए, 15 सीट भी जीत गए, 10 सीट भी जीत गए, तो फुलबड़िया गांव जो है जिस तरह का है, आने वाले अगले 5 साल में उसकी नवैयत चेंज रहेगी। पकड़ के 7 विधायक है तेलंगाना में, 7 विधायक, इसके समर्थन से सरकार चल रही है। अब मानव में कैसे शपथ ग्रहण हुआ था? सूरह फातिहा पढ़ के शपथ ग्रहण सूरह फातिहा से हुआ था। स्टार्ट याद है आप लोगों को? याद होगा, अभी 7 वर्ष पहले की बात है। उर्दू में हुआ था, और उर्दू में हुआ था। सिर्फ 7 विधायक की ताकत, और आज 12% मुसलमानों को वहां पर रिजर्वेशन मिलने जा रहा है। सिर्फ 7 विधायक की ताकत। अगर मान लिया बाजपट्टी में जुनैद खड़ा होता है और जुनैद हार गया, आपका क्या बिगड़ जाएगा और उसका क्या बन जाएगा? तो पहले से जीता हुआ है। अगर मान लीजिए रंजू की हार गई, सीताराम यादव जीत गया, तो आपका क्या बन जाएगा? यादव गिरा, यादव आया, आपको कुछ मिलने वाला है? राम कुमार कुशवाहा हार गए, पिंटू जी जीत गए, किसी हिंदू का कुछ नहीं बिगड़ा, जीते वही, काम उसी का होगा। सुनील कुमार पिंटू विधायक में हार गए, सुनील कुमार कुशवाहा विधायक इसमें जीत गए, कई मुसलमान के गांव में काम हो गया। मेरा रोड, मैं जमीन का नेता, जिला स्तर का नेता, राज्य स्तर का नेता, मेरा रोड आज तक नहीं बन पाया, आज तक नहीं बन पाया, सिर्फ इसलिए कि इसको नीचा दिखा, ऊपर नहीं उठा। ITI से लेकर के नजरपुर तक रोड आती है, पूरे जिला में सबसे कंडम रोड होगा तो मेरा रोड होगा। और बुरा मत मानिएगा, 14 जुलाई को मैं पार्टी ज्वाइन किया हूँ और लेटर पैड पर लिख के दिया हूँ DM को कि मेरा रोड का टेंडर क्यों नहीं हो रहा है। उन्होंने लिख के दिया, जवाब ठेकेदार नहीं मिल रहा है। मैंने निहाल खान के नाम से 19 तारीख को टेंडर डलवाया और 25 तारीख को टेंडर ओके हो गया। कल या परसों उसका शिलान्यास होगा और काम भी शुरू हो जाएगा। पार्टी ज्वाइन करने के लिए हर काम भैया तब्दीली है।
अगर जीत गए तो क्या होगा। इसलिए अपनी क्यादत टेढ़ा लड्डू भी अपना हो तो बेहतर है, खूबसूरत लड्डू किसी दूसरे का हो किसी काम का नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भीम। असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, अख्तरुल इमान जिंदाबाद, आदिल हसन आजाद जिंदाबाद। जय हिंद, जय सदस्यता की जहां तक बात है तो इत्तेफाक कर लीजिए कि मेरी गाड़ी में रखा हुआ था, मैं उसको लेकर नहीं आ पाया। मेरी गाड़ी खराब हुई, दूसरी गाड़ी से आए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें से कोई लोग ऐसे हो जो असदुद्दीन ओवैसी को दिल से नहीं चाहते हो और पार्टी के सदस्य नहीं बनना चाहते हो। सब लोग पार्टी के सदस्य बनना चाहते हैं, सब लोग बनना चाहते हैं ना भाई। अपनी क्यादत चुनेंगे, कैसे माने हमको सुनिएगा आप लोग। अपनी रिकॉर्डिंग कीजिए, रिकॉर्डिंग कीजिए पूरा, दिखाइए अख्तरुल इमान साहब को, असदुद्दीन ओवैसी साहब को बढ़िया से वाला हो, जो जनता के बीच रहा हो। ऐसे लोग को नहीं उतारे जो लोगों को ठगने का काम किया हो, दिल्ली बम्बई रहकर के अपनी मालियत बनाने का काम किया हो। ऐसे लोगों को किसी भी क्षेत्र में नहीं उतारे। अब मैं जनता से भी अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों को कभी वोट नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हमारे भी बिहार